हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक सीएनटी-एसपीटी एक्ट का, खासकर सीएनटी एक्ट का हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट जो भी शब्द उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित क्या ऐतिहासिक तथ्य है ना। अभी तक हम लोग शब्दावली पढ़े हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुआ है इससे संबंधित, उसको देखेंगे दोस्तों। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे या जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं आपको यूजफुल लगे दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों, शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य, है ना दोस्तों। तो प्राचीन समय में छोटा नागपुर में गांव का प्रशासन स्वयं जनजातीय समुदाय करता था, है ना। क्या था कि जो प्राचीन समय में जो छोटा नागपुर में गांव का जो प्रशासन था वो खुद जनजातीय समुदाय खुद ही करते थे। इसके लिए विभिन्न जनजातीय शासन प्रणाली है, हम लोग पहले से पढ़े हैं कि विभिन्न हर जनजाति का अपना एक शासन प्रणाली था, है ना। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, है ना। इस तरह का शासन व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। इस शासन व्यवस्था से अभी तक शासन होते आ रहा था, है ना। भूमि पर संपूर्ण गांव का सामूहिक स्वामित्व था, है ना। जो भूमि था उसके ऊपर सबका सामूहिक हक होता था ना। भूमि के निजी स्वामित्व की कोई अवधारणा नहीं थी, है ना। भूमि का कोई निजी स्वामित्व नहीं होता था पहले, सबका सामूहिक स्वामित्व होता था। जिनको जिस चीज के लिए यूज करना था उसके लिए उसका यूज होता था सामूहिक रूप से। अलग अलग भूमि का अलग अलग उद्देश्यों से उपयोग होता था, है ना। अलग अलग भूमि का अलग अलग उद्देश्य से उपयोग होता था। जैसे कि राजस भूमि था, राजस जमीन का उत्पाद जो था उपहार के रूप में राजा को दिया जाता था। जो राजस भूमि था उसका जो उत्पाद होता था वो राजा को उपहार के रूप में दिया जाता था। वहीं सरना जमीन का धार्मिक क्रियाकलाप और अखड़ा जमीन सामुदायिक नृत्य के लिए उपयोग होता था। वैसे ही जो था सरना जमीन था वो धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, और वहीं अखड़ा जमीन जो था वो सामूहिक नृत्य गान के लिए प्रयोग होता था। और जो अन्य भूमि होता था वो फसल उस पर लगाई जाती थी, अन्य भूमि के ऊपर फसल लगाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1765 में, जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल सूबा कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बंगाल सूबा का मतलब हो गया, उस वक्त बंगाल सूबा में कौन, अभी के 3 राज्य थे। पहला खुद बंगाल, है ना, खुद बंगाल था। दूसरा बिहार, जिसमें बिहार में ही झारखंड शामिल था, इसी में झारखंड था उस वक्त, है ना दोस्तों, इसी में झारखंड था। और तीसरा उड़ीसा, है ना। तीसरा कौन? उड़ीसा। तो बंगाल सूबा में ये 3 था। तो अगर हम बंगाल सूबा अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। तो आपको पता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, है ना। बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज की जीत हुई, अंग्रेज इसमें जीते, और इस क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है जो इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को मिल गई। यानी 1765 में जो यहाँ पे जो समझौता हुआ था उसके तहत 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का दीवानी मिल गया। बंगाल सूबा मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का, है ना, अधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल सूबा में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। झारखंड क्षेत्र इसमें था, बिहार के साथ शामिल था उस वक्त। 1769 में अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में आगमन हुआ। अब क्या हुआ कि 1769 तक झारखंड में अंग्रेज प्रवेश हो गए थे। आपको पता है कि 1767 में 1767 में जो था जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, है ना, ये उस वक्त सिंहभूम के राजा थे। और इधर के ही रास्ते से अंग्रेज
झारखंड छोटानागपुर में प्रवेश करते हैं, है ना। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ ढाल थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किया। अंग्रेज यहाँ आना चाह रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेज यहाँ क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनकी राजनीतिक साथ ही साथ यहाँ पे सामरिक स्थिति से झारखंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, है ना। क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश था जो उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ जोड़ रहा था, है ना। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से जोड़ रहा था, है ना। तो इसलिए सामरिक दृष्टि से भी झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला तो ये, दूसरा क्या था कि ये जो क्षेत्र था, है ना, ये जो क्षेत्र था वो अंग्रेज के खिलाफ जितने भी लोग थे, अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त जितने भी लोग थे, है ना, उस समय के आसपास जितने भी लोग थे, उनका ये छुपने का जगह बन गया था, है ना। कोई भी अंग्रेज के खिलाफ लड़के आके यहीं छुप जाते थे। ऐसे ही मुगल काल में भी हुआ था, है ना। ऐसे ही शेरशाह के बारे में आप जानते हैं, अफगान यहीं आके छुप जाते थे। तो उस वक्त भी मुगल इसीलिए झारखंड को अपने अधीन करना चाहते थे। और बाद में भी जो 1765 के बाद में भी अंग्रेज अपने सामरिक और राजनीतिक स्थिति से मजबूत हो, इसलिए झारखंड उनको चाहिए था। साथ ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से इसी रास्ते से जोड़ा जा सकता था। इसीलिए इस क्षेत्र को अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे, जो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद उनका ये मंसूबा कामयाब होता है और 1769 तक अंग्रेज झारखंड में के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो 10 वर्षों के लिए अस्थायी बंदोबस्ती और जमींदारी व्यवस्था की स्थापना की, है ना। क्या कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो 10 वर्ष के लिए अस्थायी बंदोबस्ती और जमींदारी व्यवस्था की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, छोटानागपुर एवं संथाल परगना भू राजस्व वसूली के माध्यम से जनजातियों का शोषण होने लगा, है ना। इसकी वजह से क्या कि जो यहाँ पे जो वसूली हो रहा था राजस्व का, उसकी वजह से यहाँ से जनजातियों का शोषण होने लगा था। इसके बीच असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई, अतः जनजातियों के हितों और इनकी भूमि संरक्षण के लिए 1908 में सीएनटी एक्ट लागू किया गया, ना। इसीलिए सीएनटी एक्ट 1908 में लागू किया गया ताकि जनजातियों का जो गुस्सा था वो अंग्रेजों के खिलाफ कम हो सके, है ना दोस्तों। 1869 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत छोटानागपुर में सभी प्रकार की भूमि के टाइटल और टेन्योर का पता लगाने के लिए, है ना, पता लगाने और इसे सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ये भी बात है ना, कि 1869 तक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में के अंतर्गत छोटानागपुर में सभी प्रकार के भूमि के टाइटल और टेन्योर का पता लगाने के लिए क्या किया, कमिश्नर का नियुक्त किया गया। जमीन का रिकॉर्ड के निर्माण के लिए 1902 में जो जमीन का जो रिकॉर्ड था उसके निर्माण के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे करवाया गया। क्या कैडेस्ट्रल सर्वे का प्रारंभ हुआ। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे, इसमें भूमि का रिकॉर्ड और माप की जानकारी होती है ना, इसके आधार पर कर का निर्धारण होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है? कैडेस्ट्रल सर्वे एक प्रकार का भूमि का माप है और भूमि का रिकॉर्ड है और इसके आधार पर कर का निर्धारण होता है। 1903 में सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हो चुका था, है ना। 1903 में सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हो चुका था। 1927 के रिविजनल सर्वे और 1930 के सेटलमेंट अभियान में प्लॉट एवं जमींदारों को दी जाने वाली करों का विवरण था ना। 1927 का जो रिविजनल सर्वे है और 1930 का जो सेटलमेंट अभियान है उसमें क्या है, जमींदारों को दी जाने वाले करों का उसमें विवरण है और साथ में प्लॉटों का विवरण, है ना। तो ये ओवरव्यू था दोस्तों, हम, है ना। प्रत्येक रैयत को एक खतियान दिया गया था, है ना। प्रत्येक रैयत को एक खतियान दिया गया था, जितने भी रैयत उनको एक अपना अपना खतियान दिया गया था। आज भी झारखंड में कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे जमीन का एकमात्र रिकॉर्ड है। आज भी यही है, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे आज भी जमीन का एकमात्र रिकॉर्ड झारखंड में है। अब देखिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा डिटेल से इसको जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। इसमें क्या हुआ कि 1799 ईस्वी तक राजस्व का भुगतान, है ना, चतरा, किससे भुगतान जो था वो चतरा कलेक्टर को दिया जाता था ना। किसको दिया जाता था? चतरा कलेक्टर को दिया जाता था। छोटानागपुर के महाराजा ने सन 1787 में यह रजामंदी दी थी कि कंपनी राजस्व भुगतान में असफल होने पर
उनके राज्य और राज्य के किसी हिस्से का नीलाम किया जा सकता है ना। छोटानागपुर के महाराजा थे वो 1787 में एक क्या किए, कंपनी के साथ एक है सो एग्रीमेंट किए। उसमें यह कहा गया कि अगर मान लिया छोटानागपुर के जो राजा थे अगर वो नहीं दे पाए रेवेन्यू, है ना, यानी राजस्व अगर अंग्रेज को नहीं दे पाए तो अंग्रेज ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश कंपनी, वो किसी भी क्षेत्र को नीलाम कर सकती थी, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, 1765 से 1789 तक, 1765 से लेकर 1789 तक कंपनी ने राजस्व व्यवस्था को अपने ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया। क्या हुआ कि जब यहाँ पे जो छोटानागपुर राजा थे वो जब नहीं दे पा रहे थे, किसी राजस्व नहीं दे पा रहे थे, तो रेवेन्यू मतलब नीलामी करके कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसके लिए अलग अलग मतलब व्यवस्था का निर्माण कर रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। ये कब से कब तक हुआ, 1765 से लेकर 1789 तक हुआ दोस्तों, ऐसा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई। क्या हुआ कि पहला अब इसका भारतीय एजेंट बनाया गया, इसकी नियुक्ति कहाँ किया गया, जिला में की गई, उसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद रखा गया, है ना। सबसे पहले जो जिला में एजेंट बनाया गया उसका सबसे पहला मुख्यालय जो था वो मुर्शिदाबाद था दोस्तों, है ना। जिलों की निगरानी के लिए अमील बनाया गया। अब जो लोग एजेंट को नियुक्त कर रहे थे उनकी निगरानी के लिए अमील की नियुक्ति की गई, है ना। इसके पश्चात प्रत्येक जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की गई, फिर प्रत्येक जिला में कलेक्टर की नियुक्ति की गई जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता के अधीन थे। किसके अधीन थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता के अधीन थे ये। इसी तरह डेसिनियल बंदोबस्ती, है ना, डेसिनियल बंदोबस्ती मतलब अस्थाई बंदोबस्ती, डेसिनियल बंदोबस्ती मतलब अस्थाई बंदोबस्ती के पूर्व यह विवाद उभर कर सामने आया। जो अस्थाई बंदोबस्ती था यानी डेसिनियल बंदोबस्ती था, उससे पहले एक विवाद उभर कर आया सामने कि जमींदार या जागीरदार किसे माना जाए, है ना, किसको यहाँ पे जमींदार माना जाए, किसको जागीरदार माना जाए। अंततः डेसिनियल बंदोबस्त जमींदारों के साथ खड़ी हुई। अंत में क्या हुआ, जो अस्थाई बंदोबस्ती था यानी डेसिनियल बंदोबस्ती था वो जमींदारों के साथ खड़ा हुआ ना, जागीरदार के साथ नहीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पिछले 10 वर्षों की समीक्षा के बाद पाया कि जमींदार बंदोबस्ती संबंधी सूचनाएं पूरी तरह पर्याप्त नहीं है ना। 10 वर्ष जो यहाँ पे समीक्षा किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उससे यह पता चला कि जो जमींदार बंदोबस्ती के संबंध में जो भी सूचना है वो पर्याप्त नहीं है। अतः उसने पुनः वार्षिक बंदोबस्ती को ही जारी रखने का आदेश दिया। इस प्रकार उसने क्या किया कि अब वार्षिक बंदोबस्ती किया जाए, है ना, 10 वर्षों के लिए नहीं, अब वार्षिक साल भर के लिए, 1 साल के लिए बंदोबस्ती करने का व्यवस्था करने की बात की है। नेक्स्ट है 18 सितंबर 1789, है ना दोस्तों, 18 सितंबर 1789 ईस्वी के लिए यानी 18 सितंबर 1789 के लिए अंतिम संकल्प में नागपुर के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग, है ना, जो नागपुर के राजा थे उनके लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया, जो नागपुर के राजा की हैसियत जमींदारों से अलग बताता है ना। इससे क्या बताता है कि जो नागपुर के राजा थे उनका हैसियत जमींदारों से अलग थी। इन्हीं कारणों से रेगुलेशंस के विस्तार छोटा नागपुर में नहीं हो पाया। इसी वजह से जो अंग्रेजों का रेगुलेशंस था उसका विस्तार छोटा नागपुर में नहीं हो सका। अब क्या करने लगे, जब इसका विस्तार नहीं हो पाया, है ना, छोटा नागपुर में, तो अब क्या किया, अंग्रेज नए प्रकार का एक षड्यंत्र कहा जाए या नए प्रकार का नीति लेकर आएंगे। अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार के कानून बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का षड्यंत्र किया जा रहा था, जो इस प्रकार का था। अब वो नहीं हो पाया तो अब क्या करने लगे, 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था की गई। अब क्या किया गया, 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसका नियंत्रण रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था, है ना, जिसका जो था नियंत्रण रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। शेर घाटी में जिले की स्थापना एवं चतरा में कलेक्ट्रेट का स्थापना किया गया, है ना, मतलब शेरघाटी में क्या किया गया, जिला का स्थापना किया गया और चतरा में कलेक्ट्रेट की स्थापना की गई। छोटे नागपुर के पूरे क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत साउथ वेस्ट SWFA स्वाफा साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, है ना, के अंतर्गत लाया गया, है ना। आपको पता है कि कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। कोल विद्रोह क्यों हुआ था दोस्तों, वो आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। क्या हुआ था कोल विद्रोह, क्योंकि यहाँ नए नए जमींदार आने लगे, है ना, अंग्रेजों का दबाव था यहाँ के जमींदारों पर और जागीरदारों पर कि अधिक से अधिक लगान वसूल किया जाए,
तो जो जमींदार थे वो अपने रैयतों के ऊपर दबाव दे रहे थे, है ना, कि हमको ज्यादा से ज्यादा लगान दिया जाए। तो इसी में जो यहाँ के जनजाति थे, है ना, जनजाति थे, वो उन्होंने जमींदारों और जागीरदारों को के शोषण के खिलाफ आवाज उठाया और इसी विद्रोह को कोल विद्रोह कहा, है ना। जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए दोस्तों। उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंजेस था कि यहाँ पे एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था ना, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया था, जिसको दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी भी कहते हैं ना। चलिए इसको आगे भी डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों, है ना। अभी जो मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों, लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। आप यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना, ताकि वहां पे क्वेश्चन बनाने में आपको इजी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय, क्या किया गया? अब दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय की स्थापना कर दी गई, है ना। ऐसा अब क्या करने लगे, अब नया प्रक्रिया अपनाया गया कि अब यहाँ पे तो नहीं हो पाया जो उन्होंने पहले सोचा था, है ना, यहाँ रेगुलेशंस नहीं लागू हो पाया, तो अब नए तरीके से षड्यंत्र करने लगे। उसमें से क्या किया गया, दीवानी, फौजदारी, राजस्व न्यायालय की स्थापना कर न्याय दिलाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई, है ना। चूंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की प्राप्ति करना था ना, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य मात्र भू राजस्व की प्राप्ति करना था। वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि यहाँ पे है तो इनको न्याय दिया जाए। इसके लिए उन्होंने न्यायालयों का उपयोग कर स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों और रैयतों की भूमि की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी, है ना। अब क्या था, पहले ही एक एग्रीमेंट हुआ था यहाँ के राजा के द्वारा और अंग्रेजों के बीच कि अगर आप नहीं दे पाएंगे मालगुजारी या रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम आपके जमीन का नीलामी करेंगे। तो ये कैसे संभव हो पाता, न्यायालय के माध्यम से ही हो पाता ये चीज। तो इसलिए यहाँ पे न्यायालय की स्थापना किया गया। अब न्यायालय में क्या किया गया, ये न्यायालय में जाके यहाँ के जो रैयत थे, जमींदार थे, है ना, और जो जागीरदार था उनके जमीन को नीलामी का प्रक्रिया आरंभ हो गया। इस नीलामी के लिए रेगुलेशंस एक्ट 1793, रेगुलेशन एक्ट 1793 के कानून का सहारा लिया गया। इस नीलामी के लिए कौन से कानून का सहारा लिया गया, रेगुलेशन एक्ट 1793। नीलामी के सहारे नए जमींदार, जागीरदार खड़े किए जा रहे थे, है ना। अब नीलामी करके नए जमींदार और जागीरदार बना दिया जा रहा था। नए जमींदार और जागीरदार कहां से आ रहे थे, वो लोग बिहार से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, बंगाल से एवं उड़ीसा से के थे। पहले तो यही के थे, छोटे नागपुर क्षेत्र के ही पहले जमींदार जागीरदार थे। अब नए नए जगहों से आने लगे, कहां से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से आने लगे। अस्थायी जमींदारों एवं जागीरदार का अपने रैयतों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था, पहले से बहुत अच्छा संबंध था इन लोग के बीच में। वे स्थानीय नियमों एवं परंपराओं का पालन करते थे। जब तक ये स्थानीय जमींदार थे, यहाँ के जो नियम और परंपरा था उनका पालन कर रहे थे। भू व्यवस्थाओं में कभी भी जनजातीय समाज में प्रचलित नियमों का हमेशा सम्मान किया, कभी भी उसको तोड़ने का कोशिश नहीं किया, है ना दोस्तों। स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार भूइहारी, मुंडारी, खुटहरी भूमि पर किसी प्रकार की कोई हक या दावा नहीं करते थे, है ना। जो स्थानीय जो यहाँ के जो जमींदार थे वो जो या जागीरदार थे वो भूइहारी या मुंडारी, खुटहरी इस तरह का जो जमीन था उस पर किसी प्रकार का दावा नहीं करते थे ना। आपको पता है कि भूइहारी जमीन जो थे ये किसने बसाया था, उरांव जनजाति के लोगों ने बसाया था। और मुंडारी खुटकट्टी या खुटहरी ये मुंडाओं के द्वारा बनाया गया था। तो इनका जो अपना पारंपरिक जो शासन व्यवस्था था उसमें यहाँ का जो स्थानीय जमींदार या जागीरदार थे उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। पर वो जब रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, है ना, तो उनकी जमीनें है सो नीलाम होने लगी और यहाँ से बाहर के लोग नए लोग आने लगे, जमींदार और जागीरदार, है ना, जैसे उड़ीसा से, बिहार से, है ना, बंगाल से, ऐसे लोग आने लगे। तब इनका जो स्थानीय परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ होगा, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर उससे क्या नया निकलेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। नीलामी से बचने के लिए जमींदारों एवं जागीरदारों ने कड़ाई से लगान वसूल करना शुरू किया ना। नीलामी, क्योंकि पता था कि यहाँ एग्रीमेंट हो चुका था पहले कि अगर आप नहीं दे पाएंगे लगान तो आपका जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो जमींदार और जो जागीरदार थे वो कड़ाई से लगान वसूल करने लगे, है ना, शुरू किया। रैयत बढ़े हुए लगान को देने की स्थिति में नहीं थे। जो रैयत है यहाँ के वो बढ़े हुए लगान को देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि
भूमि की उत्पादकता भी कम थी यहाँ पे। इसके अलावा उसके अनुपात में लगान बहुत अधिक था। एक तो यहाँ पे बढ़िया से उत्पादन नहीं हो पा रहा था और जितना उत्पादन था उससे अधिक लगान देना पड़ रहा था। इनके सामने विद्रोह के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है ना। इनके सामने अब विद्रोह के अलावा कोई और, अब सब तरफ से दबा दीजिएगा तो भाई लास्ट क्या है, विद्रोह ही होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह जमींदारों, जागीरदारों एवं अंग्रेजों के प्रशासन के विरुद्ध हुआ है ना। तो जो यहाँ के जो रैयत है, यानी कौन, कोल विद्रोह, जो यहाँ के मूल रैयत है, वो लोग एक क्या किए, विद्रोह कर दिए, जिसको कोल विद्रोह कहते हैं। 1831-32 में हुआ है ना दोस्तों। वो किनके खिलाफ हुआ, जमींदार, जागीरदार और अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। वे अंग्रेजों की राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था ना, जो इनका राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था था उससे संतुष्ट नहीं थे ये लोग। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बाहरी जमींदारों एवं जागीरदारों की स्थानीय लोगों ने नृशंस हत्या कर दी है ना। जो बाहर के लोग जो थे, जागीरदार या जमींदार, उनकी हत्या एकदम बेरहमी से करने लगे। इसकी चपेट में स्थानीय जमींदार भी आ गए, जमींदार, जागीरदार एवं मस्सदान भी आ गए ना इसके चपेट में। यहाँ के जो स्थानीय थे वो भी आ गए। सन 1831-32 में हुए कोल विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया ना। जो 1831-32 का जो कोल विद्रोह हुआ, उसके वजह से अंग्रेजी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया ना, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी प्रशासन ने आमूल चूल परिवर्तन किया है ना। फिर आमूल चूल परिवर्तन करेंगे अपने प्रशासनिक व्यवस्था में। अब देखते हैं वो क्या परिवर्तन करेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको मैं समझा पा रहा हूं दोस्तों, है ना। और इसको बहुत आराम से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासन ने भूहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मझियत भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में क्या हुआ दोस्तों, कि प्रशासन जो थे वो भूहरी भूमि, किस तरह की भूमि, भूहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मझियत, जो भूहरी भूमि थी वो किनके द्वारा, उरांव के द्वारा बसाया गया था, और स्थानीय जमींदारों की भूमि थी मझियत भूमि। उनकी भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 में, कब, 1862 में बाबू राखल दास हल्दर की देखरेख में भूहरी सर्वे आरंभ किया। क्या किया, भूहरी सर्वे आरंभ कर दिया, जो सन 1869 तक चला। 1862 से शुरू हुआ था, वो 1869 तक चला। सरकार की ओर से अनुसूचित जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने का यह पहला प्रभावी था ना। जो सरकार की ओर से था, जो यहाँ की जनजातियां थी उनकी भूमि को संरक्षित करने का यह पहला प्रभावी कदम उठाया गया। कब, जब बाबू राखल दास हल्दर के देखरेख में भूहरी सर्वे कराया गया ना। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत, अब प्रशासनिक सुधार किया गया, वो तो था कि यहाँ का सर्वे करवाया गया है ना। अब प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या कराया गया, 1879 में, 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया ना। 1879 में, यानी 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया। क्यों, प्रशासनिक सुधार के लिए। बंगाल टेनेंट, फिर इसी तरह का एक लाया गया बंगाल टेनेंसी एक्ट। कब लाया गया ये, 1885 में लाया गया, इसको पास किया गया। जबकि बंगाल टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को लागू किए जाने का विचार सन 1899 तक स्थगित रहा है ना। 1885 में तो जो बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया, पर इसको लागू किया गया 1899 तक। पिछले 100 वर्ष के अनुभव, जो 100 वर्ष का अनुभव था, से प्रशासन ने क्या करवाया, मौजावार सर्वे करवाने का निर्णय लिया। अब कहा कि मौजावार सर्वे कराएंगे, जिसके अंतर्गत खेवट, इसी के अंतर्गत जो मौजावार सर्वे हुआ है ना, इसी के अंतर्गत क्या हुआ, खेवट और खतियान का निर्माण हुआ। जो मौजावार सर्वे कराया गया उसी के अंतर्गत आज भी जो खतियान और खेवट है उसका निर्माण कराया गया। छोटा नागपुर में पहला सर्वे वर्ष 1902 में प्रारंभ हुआ। पहला जो सर्वे था छोटा नागपुर में, वो वर्ष 1902 में प्रारंभ हुआ तथा सन 1903 तक काफी जानकारी उपलब्ध हो चुकी थी। 1902 से शुरू हुआ था, 1903 तक बहुत सारी जानकारी जुटा ली गई थी, है ना दोस्तों। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 में तैयार हो गया। जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, उसका प्रारूप बना लिया गया 1903 तक, है ना, जिसमें संशोधन एवं परिवर्तन करते हुए 11 नवंबर 1908 को, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना, इसमें कुछ संशोधन किया गया, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, जो आज तक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू कर दिया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम, है ना, जो भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1892, 1892 धारा उसकी क्या थी, 5, धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया, है ना, गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन, है ना, जॉन एच हॉफमैन ऐसे लिखा है,
मैन, जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया, जिसमें कुल कितना अध्याय थे? 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। अभी भी ये दोस्तों, तो ये था, आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे कैसे अंग्रेज अपना जो लगान वसूलने के लिए कैसे कैसे प्रशासनिक सुधार किया, कैसा जो था यहाँ पे हमेशा परिवर्तन आते रहा, किस प्रकार का पूरी कंट्रोल किया जा सके इस भूभाग में, इसकी कोशिश होते रही। इसके परिणाम स्वरूप भी आपको पता है कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ दोस्तों, है ना? तो उसके परिणाम स्वरूप भी यहाँ पे चेंजेज आया। कब? जब स्वाफा का गठन हुआ, SWAFA, साउथ वेस्ट, अच्छा SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना? ये आपका 1837 में इसका निर्माण हुआ था ना दोस्तों। कब हुआ था? 1837 में इसका निर्माण हुआ था। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको हम लोग एमसीक्यूज में देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा पूरा पीछे चैप्टर को, है ना, इस टॉपिक को। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं, क्योंकि जेपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, है ना? किस प्रकार की जमीन का उत्पाद उपहार के रूप में राजा को दिया जाता था ना? किस प्रकार का जमीन था वो? तो आपको पता है कि वो जमीन किस प्रकार का था? तो वो जमीन जो था वो राजस की जमीन थी ना, राजस। पहले मझियस था, सरना जमीन। तो सरना जमीन क्या था? सरना के लिए, सरना स्थल के लिए होता था। आखड़ा भी था जहाँ पे नाच गाना होता था वहां, है ना? मझियस क्या था? ये एक तरह का जमींदारों का जमीन था ना, जमींदारों का जमीन था, जमींदारों और जागीरदारों का जमीन था ये, है ना दोस्तों? जमींदारों और जागीरदारों का जमीन था मझियस। और जो राजस था, इसका जो उत्पादन होता था, इसका उत्पादन जो होता था वो उसको उपहार के तौर पे राजा को दिया जाता था ऐसे। अब है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश का कंपनी को कब सौंपी गई? तो आपको पढ़ाया था 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1765 में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा को की दीवानी प्राप्त हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट दोस्तों, 1799 ईस्वी तक राजस्व का भुगतान किसे किया जाता था ना? 1799 जो था, 1799 ईस्वी तक राजस्व का भुगतान किसे किया जाता था? तो ये आपको पता है कि चतरा के कलेक्टर के माध्यम से होता था दोस्तों, अभी पता है पीछे। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो हम लोग पढ़े थे 1767 में अंग्रेज आने का कोशिश कर रहे थे, जगन्नाथ ढाल उसका विरोध कर रहे थे, और 1769 तक अंग्रेज है जो छोटनागपुर इसमें बढ़िया से आ चुके थे ना। स्थायी बंदोबस्ती और जमींदारी व्यवस्था की स्थापना किसने की? कौन किया? तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो स्थायी बंदोबस्ती और जमींदारी व्यवस्था का लागू किया। जिलों की निगरानी के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो जिलों की निगरानी के लिए किसकी नियुक्ति की गई? ऑप्शन ए है अमील, बी अमीन, सी काश्तकार और डी जमींदार। तो हम लोग पता है कि ऑप्शन ए अमील की नियुक्ति की गई थी ना। नेक्स्ट, 18 सितंबर 1789, 18 सितंबर 1789 ईस्वी में लिए गए संकल्प में कहा गया कि राजा, मतलब क्या कहा गया कि राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए कहा गया था? है ना, है ना? यहाँ होता संकल्प में, किसके लिए? यहाँ क्या है? इसके लिए, इसके लिए कहा गया, इसके लिए कहा गया कि, एक मिनट दोस्तों, 18 सितंबर 1789 ईस्वी में लिए गए संकल्प में राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग है ना, ये काटो, है ना? किसके लिए, यहाँ से होगा, यहाँ किसके होता है ना दोस्तों, किसके लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? तो आपको पता है नागपुर के राजा के लिए किया गया था। थाना व्यवस्था कब लागू की गई? है दोस्तों, थाना व्यवस्था कब लागू की गई? तो हम लोग पढ़े कि थाना व्यवस्था 1809, है ना? 1809 को थाना व्यवस्था लागू की गई थी ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाना व्यवस्था का नियंत्रण किसके अंतर्गत था? थाना व्यवस्था का नियंत्रण किसके अधीन था? हम लोग जानते हैं कि थाना व्यवस्था का नियंत्रण रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत?
रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व प्राप्त करने के लिए किस अधिनियम का सहारा लिया गया था? तो किस अधिनियम का सहारा लिया गया था दोस्तों? किस अधिनियम का? तो रेगुलेशन अधिनियम 1793 का पढ़े थे अभी हम लोग। रेगुलेशन अधिनियम 1793 का है ना दोस्तों। रेगुलेशन अधिनियम 1793 का लिया गया था। नेक्स्ट है स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार। स्थानीय जमींदार जो थे एवं जागीरदार किस प्रकार की भूमि पर किसी प्रकार का हक या दावा नहीं करते थे? तो ये हमको पता है कि भूयारी जमीन पे भी नहीं करते थे, मुंडारी पे, कोठारी पे भी। तो जो स्थानीय जमींदार थे तो ये तीनों प्रकार की जमीन पे दावा नहीं करते थे। कोल विद्रोह किस प्रकार के अत्याचार के खिलाफ एक अभिव्यक्ति थी? किस प्रकार की अत्याचार के खिलाफ था? तो रैयत बढ़े हुए लगान को देने की स्थिति में नहीं थे, ये बात सही है। भूमि की उत्पादकता कम थी और उसके अनुपात में लगान भी अधिक था, सही बात है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी जमींदारों एवं जागीरदारों के शोषण के खिलाफ। तो ये सारा वजह था दोस्तों जिसकी वजह से कोल विद्रोह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत, है ना, ब्रिटिश हुकूमत अपने प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए, है ना? किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत अपने प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए? तो हम लोग अभी देखें कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है प्रशासन ने भूयहरी भूमि एवं मझिहस भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 में किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे आरंभ किया? किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे आरंभ किया था? जो सन 1869 तक चला था। तो अभी हम लोग पढ़े राखलदास हल्दर के द्वारा। इसके द्वारा किया गया था राखलदास हल्दर। नेक्स्ट प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया इसी को कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे दोस्तों, है ना। ये जो भूयहरी सर्वे को ही हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे, भूयहरी सर्वे को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे। इसी का राखलदास हल्दर ने किया था, है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट, है ना, छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट कब लाया गया था? कब लाया गया था? तभी हम लोग देखे थे दोस्तों, है ना। कब लाया गया था? तो ये 1885 को लाया गया था। कब लाया गया था? 1885 को लाया गया था। बंगाल टेंडेंसी एक्ट, एक मिनट दोस्तों, 1885 को नहीं लाया गया था इसको। बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885 को लाया गया था। इसको लाया गया था आपका 1879 में, है ना, 1879 में लाया गया था। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट कब लाया गया था? 1879 में लाया गया था। वहीं बंगाल टेंडेंसी एक्ट कब लाया था? 1885 को लाया गया था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है छोटानागपुर में पहला सर्वे जमीन के रिकॉर्ड निर्माण के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे कब कराया गया था? तो ये तो आपको पता है कि 1902 में कराया गया था, है ना। 1902 में पहला कराया गया था दोस्तों, है ना। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब हुआ था? सर्वे 1902 में कराया गया और इसका प्रारूप 1903 में हो गया। प्रारूप कब हुआ? 1903 में तैयार हो गया। नेक्स्ट छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हो गया? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1908, बी है 1 अप्रैल 1908, सी है 11 नवंबर 1908 और डी है 1 दिसंबर 1908। इसका सही आंसर क्या होगा? 11 नवंबर 1908। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? किसने किया तैयार? तो पहला है जॉन एच हाफमैन, पहला ऑप्शन जॉन एच हाफमैन, बी है जॉन डाल्टन, सी है लॉर्ड कार्नवेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जॉन एच हाफमैन, है ना। हाफमैन ऐसे लिखा था दोस्तों, हाफमैन ऐसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को किस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था? तो वो कौन सा दोस्तों, कौन था? तो वो था भारतीय परिषद 1892, भारतीय परिषद 1893, है ना, 1893, भारतीय परिषद 1890 या भारतीय परिषद 1895। क्या होगा दोस्तों इसका? सही बताइए। इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद 1892। नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने अध्याय, कितना अध्याय और धाराएं थे, है ना। अध्याय कितना था? अध्याय 19 था।
अध्याय मतलब चैप्टर कह लिया जाए इसको, है ना? जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं ना अध्याय, उसी तरह का। इसमें धारा कितना था? तो 271 धारा था दोस्तों। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ये ऑप्शन ए नंबर, है ना? तो ये था आपका दोस्तों, ये आपको आंसर की दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको मैं बहुत ईज़ी शब्दों में बताने का कोशिश किया, है ना दोस्तों? आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना? अगर कोई और भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें दोस्तों। मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने का और समझाने का कोशिश करूँगा, है ना? और अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करवाए जाएँगे दोस्तों, वहाँ करवाए भी जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें दोस्तों, है ना? इसको शेयर करें, इस वीडियोज़ को लाइक करें, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और लोगों को बताएँ कि अभी इसको समझने के लिए आपको पूरे वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा दोस्तों, है ना? तो ठीक है, आशा करते हैं कि मैं आपको समझा सका दोस्तों। आप हमारे चैनल को फ़ेसबुक फ़ेसबुक पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं, है ना? इंस्टा पे भी हम लोग हैं दोस्तों, ट्विटर पे भी हम लोग मिलेंगे, है ना? ट्विटर पे भी हैं, ठीक है दोस्तों? टेलीग्राम से जुड़े दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा होगा, है ना दोस्तों? थैंक यू।